क्या इन्फिनिटी सागा की एंडिंग परफेक्ट थी? एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की तो एंडिंग परफेक्ट थी। थैनोस ने स्नैप किया और आधी पॉपुलेशन गायब। पर कॉमिक्स में कुछ अलग हुआ था। जहां मूवी में एवेंजर्स थैनोस को रोक रहे थे ताकि उसके हाथ सारे इन्फिनिटी स्टोन्स ना लगे, वहीं कॉमिक्स में एवेंजर्स को किसी भी इन्फिनिटी स्टोन के बारे में पता ही नहीं था, ना ही उन्हें स्नैप होने वाला है इसका कोई आइडिया था। जिसके साथ साथ मैं सोचता हूँ कि अगर मार्वल एवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग के लिए कॉमिक्स वाला रास्ता लेता तो क्या होता। यहाँ तक कि मूवी में अगर टाइम ट्रैवलिंग वाला रास्ता ना लिया जाता और कुछ और सोचा जाता तो क्या होता। एवेंजर्स एंड गेम के राइटर्स खुद मानते हैं कि जब उन्होंने सोचा कि वो मूवी में टाइम ट्रैवलिंग दिखाएंगे तो उन्हें अपने आप में सबसे स्टूपिड आइडिया लगा। पर सवाल ये है कि क्या उनके इस डाउट का कोई सेंस बनता है। तो ये वीडियो इसी बारे में है, इन्फिनिटी सागा की एंडिंग को कंपेयर करना कॉमिक बुक की एंडिंग से, जहां हम देखेंगे कि मार्वल ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के लिए उनके सोर्स मटेरियल को कितना यूज किया। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस निकलता है 6 इन्फिनिटी स्टोन्स लाने, जहां वो खुद जाता है पावर स्टोन, स्पेस स्टोन और रियलिटी स्टोन लाने, और बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए उसने अपनी ब्लैक ऑर्डर को भेजा। अब थैनोस का खुद से इन्फिनिटी स्टोन्स लाने का आर्क लिया गया है थैनोस क्वेस्ट स्टोरी लाइन से। इस कहानी में थैनोस को लेडी डेथ ने जिंदा किया ताकि वो उसके लिए यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर सके। जहां थैनोस डेथ के इन्फिनिटी वेल में देखता है और उसे पता चलता है इन्फिनिटी स्टोन्स, जिन्हें कॉमिक्स में इन्फिनिटी जेम्स कहा जाता है, उनके बारे में। थैनोस फिर निकल जाता है इन्फिनिटी जेम्स को उनके ओनर से जीतने, और वो ऐसा करता है इन बिटवीनर, गार्डनर, कलेक्टर और ग्रैंड मास्टर जैसे बींग्स को हराकर, जिसके बाद वो करता है स्नैप और यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन गायब हो जाती है। अब ऐसा ही कुछ हुआ था इन्फिनिटी वॉर मूवी में, पर मूवी में थैनोस का मोटिवेशन कॉमिक्स से बिल्कुल अलग था। मूवी में थैनोस पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए उनकी पॉपुलेशन आधी करना चाहता था ताकि सबके लिए रिसोर्सेज हो। ऐसा उसने सोचा ही था अपने होम वर्ल्ड टाइटन पर हुए इवेंट्स की वजह से, जहां पॉपुलेशन ज्यादा थी और रिसोर्सेज कम, जिसकी वजह से अंत में सब खत्म हो गया। इन सब के ऊपर मूवी में थैनोस की ब्लैक ऑर्डर का इन्फिनिटी स्टोन्स लेने जाना ये लिया गया है इन्फिनिटी स्टोरी लाइन से, जहां थैनोस अपनी ब्लैक ऑर्डर को भेजता है न्यूयॉर्क, एटलांटिस और वकांडा इन्फिनिटी स्टोन्स ढूंढने। पर यहाँ थैनोस का असली पर्पस कुछ और ही होता है। अब बेशक हम यहाँ थैनोस और उसके बच्चों के मोटिव की बात कर रहे हैं, पर मूवी एवेंजर्स की है। मूवी में एवेंजर्स का एक्शन लिया गया है इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टोरी लाइन से। ये मेन सोर्स बुक है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम का, जहां जैसे मूवी की शुरुआत में ब्रूस बैनर क्रैश लैंड करता है डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सेंक्टोरम में और आते ही कहता है थैनोस आ रहा है। ऐसे ही इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टोरी लाइन की शुरुआत में सिल्वर सर्फर आकर गिरता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और वो बोलता है थैनोस आ रहा है। इन सब के ऊपर सिल्वर सर्फर कॉमिक्स की स्टोरी लाइन के लिए इंपॉर्टेंट भी था, प्लस कॉमिक बुक में एक और कैरेक्टर सेंट्रल था इस पूरे प्लॉट में। उसका नाम है एडम वॉरलॉक, सोल जेम का विल्डर, जो कि अभी हमें फेज 5 में दिखा। वो बहुत इंपॉर्टेंट था कॉमिक्स की स्टोरी में, यहाँ तक कि लास्ट में इन्फिनिटी गॉन्टलेट वही पहनता है और सब कुछ ठीक करता है। लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एडम वॉरलॉक इन्फिनिटी वॉर के दौरान पैदा भी नहीं हुआ था। इन सब के ऊपर जो सुपर हीरोज कॉमिक्स में दिखे, उनका दिखना उस टाइम पॉसिबल था भी नहीं इन्फिनिटी वॉर में। जैसे सिल्वर सर्फर और एडम वॉरलॉक के बारे में तो मैंने आपको बताया ही। इनके साथ साथ यहाँ क्वेजार, शी हल्क, फायरलॉर्ड, नोवा और नमोर जैसे कैरेक्टर्स भी नहीं थे मूवी में। हालांकि गार्डियंस मूवी में थे जो कि कॉमिक्स में नहीं थे। इन सब के ऊपर मूवी की एंडिंग बहुत हेविली इंस्पायर्ड थी कॉमिक बुक के अंत से, जहां थैनोस हमें दिखता है एक फार्म पर अपना काम पूरा करके। अब ये चीज कॉमिक्स में भी हुई थी, पर जहां मूवी में थैनोस एवेंजर्स को हराकर और स्नैप करके अपने फार्म पर बैठा था, वही कॉमिक्स में थैनोस हारने के बाद अपने फार्म पर बैठा था। इन्फिनिटी वॉर मूवी में गमोरा सेंट्रल कैरेक्टर थी, जिसे पता था सोल स्टोन कहाँ है, प्लस थैनोस उसे सैक्रिफाइस भी करता है सोल स्टोन को पाने के लिए। जबकि कॉमिक्स में गमोरा थैनोस के स्नैप की विक्टिम होती है, पर उससे ज्यादा रोल नहीं होता गमोरा का। पर लास्ट में होने वाला स्नैप बहुत जबरदस्त ट्विस्ट था मूवी के लिए, जबकि इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टोरी लाइन में स्नैप बिल्कुल शुरू में हुआ, जिसके बाद एवेंजर्स आधे हो गए और उन्हें पता चला थैनोस के बारे में। मूवी में भी एवेंजर्स आधे हो गए, पर थैनोस से लड़ने के बाद छोटी मोटी सिमिलैरिटीज और भी थी यहाँ, जैसे ड्रैक्स और मैंटिस के साथ जो थैनोस ने किया नोवेयर
कैरेक्टर पर वैसा ही कुछ थैनोस ने नेबुला और अपने भाई स्टार फॉक्स के साथ किया था। मूवी में ब्लैक पैंथर का कल ऑब्सिडियन को पंच मारना लिया गया है इन्फिनिटी स्टोरी लाइन से, प्लस आउटराइडर्स का कंसेप्ट भी इन्फिनिटी कॉमिक बुक से लिया गया है। अब आते हैं एवेंजर्स एंड गेम पर। एवेंजर्स एंड गेम का ओवरऑल स्ट्रक्चर लिया गया था इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टोरी लाइन से, जहां स्नैप के बाद बचे हुए एवेंजर्स असेंबल होते हैं थैनोस से लड़ने के लिए, ताकि वो उससे इन्फिनिटी गॉन्टलेट लेकर सब कुछ वापस ठीक कर सके। अब मूवी ने कॉमिक्स से एक बहुत ही अलग अप्रोच लिया, जो कि है एक 5 साल का टाइम जंप। अब कॉमिक्स में ये हुआ था कि लास्ट में एडम वॉरलॉक के हाथ इन्फिनिटी गॉन्टलेट लगा और उसने सब कुछ ठीक कर दिया, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जबकि मूवी में ये 5 साल का टाइम जंप कुछ ऐसा है जो इस यूनिवर्स के लोग कभी भूल ही नहीं पाएंगे, जिसमें जो बचे हुए हीरोज थे उनमें चेंजेस आए 5 सालों में। तो यहाँ दिखने वाले कैरेक्टर्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट लिया गया है मार्वल की व्हाट इफ कॉमिक से। कई मोमेंट सीधा इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक बुक से लिए गए थे, जैसे थैनोस का विजन को बर्बाद करना, कैप्टन अमेरिका का अकेले थैनोस के आगे खड़ा रहना, ये इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टोरी लाइन में भी हुआ था। ब्रूस बैनर का प्रोफेसर हल्क बनना इस बात पर इशारा कर रहा था कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक बुक में भी हल्क नॉर्मली सबसे बात कर रहा था और उसका खुद पर अच्छा खासा कंट्रोल था। प्लस थॉर की दाढ़ी यहाँ मूवी में भी थी और कॉमिक बुक में भी। इन सब के ऊपर हॉकाई का रोनिन बनना लिया गया था न्यू एवेंजर स्टोरी लाइन से। अर्थ पर न्यू एसगार्ड का होना कॉमिक से लिया गया है, जहाँ रैग्नारॉक के बाद ओक्लाहोमा में न्यू एसगार्ड स्टैब्लिश किया जाता है। कैरल डेनवर्स के छोटे बाल और उसका रोडी के लिए चिंता दिखाना ये सीधे कॉमिक से लिया गया है। थैनोस का इन्फिनिटी गॉन्टलेट को यूज करते ही डैमेज लेना और किसी भी एवेंजर्स का डैमेज लेते हुए इन्फिनिटी गॉन्टलेट यूज करना, ये यूनिक था मूवी के लिए, क्योंकि कॉमिक्स में इन्फिनिटी गॉन्टलेट को कई बार यूज किया गया है पर किसी को भी डैमेज कभी नहीं आया। थैनोस ने भी कॉमिक्स की स्टोरी लाइन में कई बार इन्फिनिटी गॉन्टलेट यूज किया है, वो भी बिना कोई डैमेज लिए। सारी फीमेल सुपर हीरोज का एक साथ होकर थैनोस की आर्मी से भिड़ना ये लिया गया है मार्वल की A4 स्टोरी लाइन से, जहां सारी फीमेल सुपर हीरोज असेंबल होती हैं। कैप्टन अमेरिका का म्योनिर उठाना भी कॉमिक बुक से लिया गया है, पर ऐसा इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टोरी लाइन में नहीं हुआ था। प्लस हल्क का एवेंजर्स हेडक्वार्टर के मलबे का वजन उठाए रखना ये लिया गया है 80s वाली सीक्रेट वॉर से, जहां हल्क एवेंजर्स को बचाने के लिए एक पहाड़ को उठाए रखता है। इन सब के ऊपर मूवी में नेबुला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जो कि कॉमिक बुक से ही लिया गया है, जहां नेबुला मूवी की ही तरह कॉमिक्स में भी थैनोस को धोखा देती है, जिसकी वजह से अंत में थैनोस हार ही जाता है। इन सब के ऊपर टोनी स्टार्क का थैनोस को खत्म करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना ये लिया गया है फियर इटसेल्फ स्टोरी लाइन से, जहां थॉर कल बोर्सन, जिसे सरपेंट के नाम से भी जाना जाता है, उसे हराने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करता है। अब आते हैं टाइम ट्रैवलिंग वाले हिस्से पे। तो एवेंजर्स का ग्रुप में डिवाइड होकर टाइम ट्रैवलिंग करना लिया गया है कर्ट ब्यूसिक के एवेंजर्स फॉरएवर कॉमिक बुक से, जहां एवेंजर्स टाइम ट्रैवल करते हैं दुनिया को बचाने के लिए। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कॉमिक बुक में एवेंजर्स की मदद करता है कैंग द कॉन्करर, जो कि सामना कर रहा होता है इमॉर्टस का। अब एवेंजर्स एंड गेम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ ऐसा ही होने के लिए, जहां कैप्टन अमेरिका, एंटमैन, आयरन मैन और हल्क का 2012 के न्यूयॉर्क में टाइम स्टोन, स्पेस स्टोन और माइंड स्टोन लेने जाना रिजल्ट करता है लोकी के टेसरेक्ट लेकर भागने में, जिसकी वजह से वो जाता है TVA और फिर यही लोकी रिस्पॉन्सिबल होता है कैंग वेरिएंट ही हू रिमेन्स की मौत का, जिसके बाद कैंग की पूरी एग्जिस्टेंस के लिए यही लोकी थ्रेट बन जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एवेंजर्स फॉरएवर के प्लॉट का कुछ हिस्सा एवेंजर्स एंड गेम में और बाकी हिस्सा लोकी सीरीज में यूज किया गया है। पर हैरानी की बात है कि मार्वल ने सोर्स मटेरियल को कितना लूजली फॉलो किया मूवी के लिए, जिसका रिजल्ट रहा कि फैंस ने इस मूवी को जोर शोर से एंजॉय किया और मार्वल को वो सक्सेस मिली जिससे मार्वल को खुद रिपीट करने में दिक्कत आ रही है। ये इम्पैक्ट है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम का। हालांकि 5 साल का टाइम जंप और टाइम ट्रैवलिंग एक बोल्ड स्टेप जरूर था एंड गेम में दिखाने के लिए, जिसके लिए आज भी कई फैंस पूछते हैं कि क्या हमें कभी उन 5 सालों की कोई स्टोरी पता चलेगी कभी। कॉमिक्स में सब कुछ रीसेट हुआ था, जहां दुनिया को कोई भी आइडिया नहीं था कि यहाँ हुआ क्या, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये रास्ता मार्वल एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए लेने वाला है। अब देखना ये है कि मार्वल सीक्रेट वॉर्स जैसी सॉलिड और पैक्ड स्टोरी लाइन के लिए सोर्स मटेरियल के कितना क्लोज रहता है। पर आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है इन्फिनिटी सागा की एंडिंग के बारे में। आपके हिसाब से क्या ये एंडिंग परफेक्ट थी या यहाँ कुछ चेंजेस किए जा सकते थे, और क्या इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के सक्सेस को रिपीट किया जा सकता है या सरपास किया जा सकता है? आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।